इस तरह राधिका अपने सम्मान और स्वच्छता की खातिर घर छोड़कर चली जाती है। बंसी अपनी बीवी राधिका को मनाने की बहुत कोशिशें करता, पर वो वापस नहीं आती है। राधिका एक बहुत ही प्यारी और गुणी लड़की थी। उसे हमेशा से ही साफ सफाई का बहुत शौक था। वो अपने माता पिता के साथ बेलापुर नाम के छोटे से गांव में अपनी माँ रमीला और पिता सत्तू के साथ रहा करती थी। उनके गांव में अभी तक शौचालय की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ज्यादातर लोग शौच करने बाहर जाया करते थे। राधिका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे लाडो, जल्दी आ इधर। जी माँ जी, अभी आ रही हूँ। जरा मेरे हाथ तो धुलवा दे बेटा। माँ, आप जानती है ना कि खुले में शौच जाना कितनी बुरी आदत है। आप समझती क्यों नहीं? अरे बेटा, अब क्या करे, आदत ही ऐसी हो गई है। देखो माँ, हमारे घर में शौचालय है, तो प्लीज आप उसमें जाया करो, ऐसे बाहर नहीं। लेकिन तू कहती है तो कल से चली ही जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। खुद भी स्वच्छ रहो और बाकी सबको भी रखो। एक दिन उसके लिए बंसी नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। उसके घर में उसकी माँ माला और पिता हरि थे। दोनों परिवार वाले मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। बस अब क्या था, हो जाती है हमारे बंसी और राधिका की शादी। अगली सुबह 4 बजे। अरे ओ छम छम राधा रानी, जल्दी उठ जा, जाना नहीं है क्या? जी माँ जी, कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? कोई रस्म है क्या? वो घर में शौचालय नहीं है, तो इस वक्त गांव की सभी औरतें बाहर जाती हैं। माँ जी देखिए, सुबह सुबह मजाक मत कीजिए मेरे साथ। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, जल्दी उठ जा, समझी? कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। राधिका शौचालय न होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हर सुबह 4 बजे उठकर गांव की लोटा पार्टी औरतों के साथ उसे जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते? घर के अंदर शौचालय? अरे पागल हो गई है क्या? घर में गंदगी लाएंगे? आखिर कैसी रीत माँ जी, खुले में लोटा लेकर बैठ जाना भला कहाँ की समझदारी हुई? अरे तो तू क्या चाहती है? 4 दीवारी का छोटा सा कमरा बनाकर उसमें बैठ जाऊं? हाय, बदबू से मर नहीं जाऊंगी। अरे घर में चूल्हा जलता है, वहाँ शौचालय, सोच कर भी बड़ी घिन आती है। इसमें गंदा ही क्या है माँ जी? पूरे गांव के सामने जब झाड़ियों के पीछे बैठ जाते हैं, आते जाते लोग सीटियां मारते हैं, तब आपको घिन नहीं आती? अरे तू अपना ज्ञान अपने पास रख, सास हूँ तेरी। हाँ, तो मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे लिए ये घर बिल्कुल अपवित्र है। और जब तक गांव में शौचालय नहीं बन जाता, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। तभी वहाँ बंसी आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे माँ राधिका, क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? देख ले बेटा, तेरी बीवी क्या कर रही है। कहती है घर में शौचालय बनवाओ। तो गलती क्या कह दिया मैंने? शर्म तो है नहीं, जो मन में आया बके जा रही है। शर्म तो गांव की किसी भी औरत में नहीं बची है। मर्दों का क्या है, जब दिल किया कहीं भी खड़े होकर हो गए फ्री। सारी लाज हया शर्म तो सिर्फ औरतों को ही आती है ना, मर्दों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। राधिका, इतना गुस्सा मत करो, मैं घर में शौचालय बनवा दूंगा यार। ओहो, बस बस, बहुत बोल लिया तुम दोनों ने। घर में शौचालय नहीं बनेगा, गांठ बांध लो ये बात। हाँ, तो फिर बस
अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अब बात स्वच्छता की नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान की भी है, और जब तक शौचालय नहीं तो घर में बीवी भी नहीं। इस तरह राधिका अपने सम्मान और स्वच्छता की खातिर घर छोड़कर चली जाती है। बंसी अपनी बीवी राधिका को मनाने की बहुत कोशिशें करता, पर वो वापस नहीं आती है। ऐसे ही एक दिन वो गांव में पंचायत बुलाता है और कहता है, सरपंच जी, मेरा ये मानना है कि आपको गांव में एक शौचालय बनवा देना चाहिए। अरे पागल हो गया है क्या? हमारे पुरखों से चली आ रही परंपरा को मिट्टी में मिला रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जी शर्म कैसी, अब तो हर घर हर गली में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप घर घर जाकर शौचालय बनाएं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ मालिक कि एक सरकारी शौचालय बनवा दो। अरे तू ज्यादा कानून मत झाड़। क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। तो मैंने गलत क्या कहा है? मैं तो गांव की सारी औरतों की भलाई के लिए ही सोच रहा हूँ। सबकी इज्जत का ख्याल है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ भैया, हम तो अपनी लोटा पार्टी में बहुत खुश हैं। हमें नहीं चाहिए कोई शौचालय। अरे अब तो समझ आ गया ना कि क्या चाहते हैं गांव के सभी लोग। अब अपनी ये बकलोलबाजी बंद कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। मेरी बीवी घर वापस आए या ना आए सरपंच साहब, पर मैं इस गांव में शौचालय ला के ही दम लूंगा, चाहे मुझे अपने आप को ही बेचना क्यों ना पड़ जाए। इतना कहने के बाद बंसी वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वालों से एकजुट होकर मदद करने की अपील करता है, पर कोई उसका साथ नहीं देता है। उसके परिवार वाले उसकी जिद के चलते उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, पर बंसी अपना इरादा नहीं बदलता और अर्जी लेकर जिला पार्षद के दफ्तर जा पहुंचता है और सारी बात बताता है। उसकी अर्जी पास भी हो जाती है, पर जब कुछ लोग गांव में शौचालय बनाने आते हैं तो गांव वाले उन्हें मार पीट कर वहां से भगा देती हैं। फिर से गांव की पंचायत बिठाई जाती है। अरे ओ बंसी, क्या तमाशा लगा रखा है ये तूने? हमने कहा था ना ज्यादा कानूनबाजी मत सिखा। अब देख तेरे साथ क्या होता है। भीड़ में से कुछ लोग हाथों में डंडा लिए बंसी की तरफ आते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिसके कारण उसे काफी चोटें आती हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो खड़ा होता है और दर्द से करहाता हुआ सभी लोगों से कहता है, अरे गांव की जिस मिट्टी को माँ समझकर पूछते हो उसी को अशुद्ध कर रहे हो। जिस नदी के जल से अपने पशुओं को पानी पिलाते हो उसे दूषित करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों पर, जिनको अपनी ही स्वच्छता का जरा भी ख्याल नहीं है और ना जाने कैसे कैसे अंधविश्वासों को पाला हुआ है। छी! बंसी की बात सुनकर सभी गांव वालों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सबको अपनी गलती का एहसास होता है और स्वच्छता की इम्पोर्टेंस भी समझ आने लगती है। इस तरह बेलापुर गांव स्वच्छ भारत अभियान को अपना लेता है। कुछ ही समय बाद गांव के हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बंसी की बीवी राधिका भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसकी सास माला अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दिसंबर का महीना था। ठंड के कारण शाम हो जाने के बाद गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते, जो कि सर्दी से बचने के लिए घर के बाहर आग जलाकर बैठे होते। उसी समय सर्दी के कारण अपने हाथों को मसलते हुए हरिया, जो कि गांव के एक बड़े लाला के घर नौकर का काम किया करता था, अपने घर पहुंचता है और आते ही खाट पर सिकुड़ कर बैठ जाता है। वहीं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही उसकी पत्नी सरोजा कहती है, अरे जी, इतनी दूर से चल कर आए हैं और आते ही खाट पर सिकुड़ गए। कम से कम हाथ पैर तो धो लीजिए। अरे भाग्यवान, बाहर ना ठंडी हवा चल रही है, मुझे कपकपी सी हो रही है। हाँ तो यहाँ चूल्हे के पास आकर बैठ जाइए ना, थोड़ी गर्माहट मिलेगी आपको। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ उनकी बेटी निशी आती है और अपनी माँ की बातें सुनकर कहती है, गर्माहट तो मिलेगी, साथ में आँखों में लगने वाला धुआं भी लगेगा बाबा। सही कह रही है बेटी,
ये सर्दी है ना, हम गरीबों पर ना थोड़ी भी रहम नहीं करती। शाम के समय घर में रहते हैं ताकि सर्दियों से बचे रहे, लेकिन हम गरीबों के तो घर में भी राहत नहीं है। अरे आप दोनों बाप बेटी क्या बातें लेकर बैठ गए? जाइए हाथ मुंह धोइए, खाना तैयार है, गरम गरम खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा तो उसे खाने में भी आपकी कपकपी छूटेगी। हाँ ये भी दिक्कत है, मैं आता हूँ अभी। हरिया मुंह हाथ धोने चला जाता है और कुछ ही देर में अपने परिवार के साथ फर्श पर एक पतली सी चादर बिछाकर खाना खाता है। अगली सुबह वो वही रोज वाला पतला सा स्वेटर और मफलर गले में लपेटे काम पर निकल जाता है। हरिया का परिवार बहुत गरीब था। अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए गांव के लाला के यहाँ वो नौकर का काम किया करता। एक रोज वो लाला के घर कमरे की सफाई कर रहा था तो उसके कमरे में हरिया को गर्माहट महसूस होती है। तो वहीं बैठे लाला से हरिया पूछता है, मालिक आपका कमरा तो बहुत गर्म मालूम पड़ता है, आपको तो ठंड भी नहीं लगती होगी। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए कमरे में हीटर लगा लिया है, उसकी वजह से ही कमरा गर्म है। अच्छा सुन, अच्छे से सफाई करियो और कोने में जो अंगीठी पड़ी है ना, उसको ले जाकर रसोई में रख दे, यहाँ उसकी जरूरत नहीं। ठीक है मालिक। और हाँ, थोड़ी फुर्ती से काम दिखाया कर। तेरी मालकिन कह रही थी जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, बिल्कुल ही कछुए की तरह काम करने लगा है। मालिक वो ठंड से कपकपी होती है ना, इसलिए। ठंड है तो क्या काम नहीं करेगा? कुछ ढंग का गरम का पहन के आया कर, बहाने नहीं, काम कर ढंग से। जी मालिक। हरिया अपनी साफ सफाई के कामों में लग जाता है और कुछ ही देर में कमरे की सफाई कर वहाँ रखे अंगीठी को रसोई में जाकर रख देता है और कुछ ही देर में देखता है कि उसकी मालकिन अंगीठी पर चाय बनाने लगती है। शाम को वो जल्दी घर लौट आता है तो देखता है कि सरोजा गीली मिट्टी से मिट्टी के चूल्हे को लेप रही है। ये देखकर वो कहता है, अरे भाग्यवान, इस समय ये काम क्यों कर रही हो? खाना क्या गीले चूल्हे पे बनेगा? खाना आज मैंने जल्दी ही बना लिया जी, चूल्हे की मिट्टी झड़ रही थी, अब इसकी मरम्मत करना भी तो जरूरी है ना। निशी कहाँ है? वो इतना कहता ही है कि तभी निशी बाहर से एक हाथ में एक अंगीठी लिए घर आती है और अंगीठी को बीच घर में रखकर दरवाजा बंद कर देती है। तो हरिया कहता है, बेटी ये अंगीठी तू कहाँ से ले आई? अरे ये तो एकदम चूल्हे जैसी लग रही है। वो ये शारदा काकी की अंगीठी है, वो बाजार जा रही थी तो मैंने उनसे पूछकर थोड़ी देर के लिए अंगीठी यहाँ ले आई। आइए बाबा, इसके पास बैठ जाइए, आपको गर्माहट मिलेगी। मालिक के घर में भी मैंने ऐसी अंगीठी देखी थी। वो बड़े लोग हैं ना, अमीर हैं, उनके पास तो अंगीठी हीटर दोनों ही है। और हम गरीब के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ माँ, सब लोगों की हालत एक जैसी नहीं होती। और बाबा कुछ पैसे जोड़कर हम भी एक अंगीठी ले लेंगे। हाँ जी, वैसे भी हम गरीब वो गरम रखने वाली मशीन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक अंगीठी तो ले ही सकते हैं ना। हाँ, इस महीने की पगार मिलने पे देखते हैं, फिलहाल तो इस अंगीठी से ही गर्माहट ले लेते हैं ना। तीनों अंगीठी के अगल बगल बैठकर हाथ सेकने लगते हैं। साथ ही निशी अंगीठी में 2-3 आलू भी सेक कर खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ ही दिनों में पगार मिलने पर हरिया बाजार से एक अंगीठी खरीद कर लाता है, जिसे लेकर सरोजा कभी कभी अपने आंगन में आस पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर बातें करने लग जाया करती थी और उस पर कभी कभी चाय या पानी भी उबाल लिया करती। रात को सोने से पहले थोड़ी देर अंगीठी जलाकर रख देती ताकि सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके। सब ठीक चल रहा था कि एक रोज अचानक हरिया का मालिक उसे कुछ पैसे देकर कहता है, ये ले हरिया, तेरा अब तक का हिसाब, और अब कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं, तेरी मालकिन ने नई नौकरानी रख ली है। मालिक ये क्या कह रहे हैं आप मुझ गरीब के बारे में थोड़ा तो सोचिए। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन मालिक, मैंने काम में कभी कोई कमी नहीं की, फिर मेरी जगह आप किसी नौकरानी को क्यों दे रहे हैं, वो भी अचानक? क्योंकि तेरी जितनी पगार में वो नौकरानी घर का सारा काम भी करेगी और खाना भी बनाएगी, जो तुझे बनाना नहीं आता, समझा? अब निकल यहाँ से, मुंह मत देख मेरा। मालिक सुनो तो। हरिया की बात अनसुनी करके उसका मालिक चला जाता है और वो चेहरे पर निराशा और हाथ में मालिक के दिए कुछ पैसे लिए घर आता है। उसे समय से पहले घर आता देख सरोजा और निशी भी चिंता में पड़ जाती हैं। हरिया के सब बताने पर सरोजा सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, अब हम गरीब क्या करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? माँ शांत हो जाइए, बाबा वैसे ही परेशान है
और एक काम छूट गया तो क्या हुआ, हम सब मिलकर कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। निशी अपनी माँ को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी पड़ोसन रत्ना एक प्लेट में उबली हुई शकरकंदी लेकर आती है और सरोजा को देकर कहती है, ये ले सरोजा, गरम गरम उबली शकरकंदी, चाट बनाकर पूरा परिवार खाना। इस बार मेरे खेतों में इसकी बढ़िया उपज हुई है। धन्यवाद काकी, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो घर जाकर शकरकंदी ही खाऊंगी। चलती हूँ। वैसे सब ठीक है सरोजा? हाँ हाँ रत्ना बहन, ठीक है सब। रत्ना अपने घर चली जाती है। तभी निशी उन शकरकंदी को देखकर कहती है, बाबा, जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता, आप शकरकंदी चाट बेचने का काम भी तो कर सकते हो। हाँ, और हमारे पास तो अंगीठी भी है, उस पर तो मैं शकरकंदी सेक भी सकता हूँ। निशी सही कह रही है, जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता ना, तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, वैसे भी सर्दियों का समय है, शकरकंदी की चाट खाना हर कोई पसंद करता है। आप काम शुरू कीजिए, सब ठीक होगा। निशी का ये सुझाव हरिया को ठीक लगता है। अगले दिन वो एक ठेला किराए पर लेता है और बाजार से एक बोरी शकरकंदी खरीद लाता है और फिर ठेले पर अंगीठी और बाकी सामान रखकर घर से निकल जाता है और एक रोड के किनारे अंगीठी पर शकरकंदी सेककर उसकी चाट बनाकर आवाज लगाते हुए कहता है, चटपटी चाट ले लो, शकरकंदी चाट ले लो, गर्मा गर्म शकरकंदी चाट ले लो। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक चाट खाने आते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो अंगीठी पर शकरकंदी बेच कर पहले दिन के हिसाब से ठीक ठाक बिक्री कर लेता है और शाम को ठेला लेकर घर पहुंचता है और अंगीठी उठाकर घर में ले जाता है। ऐसे ही अब वो अंगीठी के होने से शकरकंदी की चाट बनाकर ही बेचा करता और यही काम करता, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते। कुछ समय बीतता है और हरिया को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद वो काम से लौटकर शाम को चाट बनाने का काम किया करता और इस तरह अंगीठी गरीब हरिया के काम आती है, जिससे उसके परिवार को सर्दियों से राहत भी मिलती है और कोई काम ना होने पर उसी अंगीठी पर शकरकंदी सेक कर वो बेचा भी करता। रानी अपनी सास रेणुका और दो ननद गीता सीता के साथ रहा करती थी। रानी का पति रोहित शहर से बाहर रहता था। ऐसे ही एक दिन रेणुका अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा रोहित को फोन तो लगा, इसको मैं बताऊं, बहुत बाहर काम में बिजी रहता है ना ये। आज मैं इसको बताती हूँ कि फैमिली क्या होती है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। रानी हंसते हुए रोहित को फोन मिलाकर फोन अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद रेणुका अपने बेटे से कहती है, हेलो रोहित, अरे तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं? क्या हुआ माँ, आप मुझ पर इतना क्यों भड़क रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो आप मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं? क्या कर दिया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया है। तेरी बहन की शादी होने वाली है, पर तू अभी तक घर नहीं आया है। तेरा घर आने का मन भी है या नहीं? वहाँ ऐसा भी क्या है जो तू घर नहीं आना चाहता है? माँ, आप मुझे कुछ बोलने का मौका देंगी या नहीं? यहाँ काम रहता है, मैं इसीलिए नहीं आ पाता हूँ। और एक आप है जो कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। और कब है सीता की शादी जो आप मुझ पर इस तरह भड़क रही हैं? अगले 1 हफ्ते बाद है। तू सीता का भाई है, कम से कम घर आकर अपनी बहन की शादी को संभाल तो। तू भाई है उसका, जब भाई ही बहन की शादी में नहीं रहेगा तो मैं किससे उम्मीद कर सकती हूँ? मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी मेरे पास नहीं रहता है, और जब मैं उसको आने को बोलती हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाने लगता है। माँ, ऐसा नहीं है। अच्छा सॉरी माँ, माफ कर दो, मैं कल ही आता हूँ। रोहित फोन रख देता है और अगले ही दिन अपने घर आ जाता है। रोहित को देखकर सभी खुश होते हैं, साथ ही रेणुका भी अपने बेटे को अपने घर देखकर बहुत खुश होती है, पर वो उसे जरा भी नहीं जताती और मुंह फुलाकर बैठी रहती है। ये देख रोहित अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, आपका इकलौता लड़का आ गया है, अब गुस्सा थूक भी दो ना। रोहित अपनी माँ को बार बार मनाता है, पर रेणुका नहीं मानती, जिसके बाद रोहित अपनी माँ को सुनाता हुआ अपनी पत्नी से कहता है, वैसे रानी, तुम्हें पता है मैं यहाँ अपना ट्रांसफर करवा कर आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ को पसंद नहीं था कि मैं अपने घर से दूर रहकर काम करूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि माँ को ही सरप्राइज दे दूँ, पर माँ तो गुस्से में है। नहीं नहीं माँ, गुस्से में नहीं है। क्यों माँ, सही बोल रही हूँ ना? अरे नहीं तो क्या मेरी बहू कभी गलत होती है भला?
तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर सीता और गीता आ जाती हैं और अपने भाई को देखकर खुशी से उछलते हुए कहती हैं, ओहो भैया, आखिरकार आप आ ही गए। आपको पता है आपको कितना मिस कर रही थी मैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत मिस कर रही थी। वैसे मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बैग में तुम सभी के लिए सामान रखा है, तुम ले लेना। रोहित वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अब जब रोहित फ्रेश होकर आता है तो सभी बैठकर खूब बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेणुका के घर में सीता की शादी की जोरदार तैयारियां होने लगती हैं। शादी का दिन था, सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी गीता का फोन बजता है और उसका फोन सीता उठा लेती है। हेलो कौन? हेलो हेलो कौन? अरे भाई कौन हो? सीता बार बार फोन पर हेलो बोल रही थी पर उसे किसी की आवाज नहीं आती और इस तरह वो फोन रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक बार फिर गीता का फोन बजता है और इस बार अपना फोन गीता ही उठाती है और कहती है, हेलो अनुज, अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। पर गीता, मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलना है और उनसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ना कि मैं यानी कि उनका छोटा दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। अनुज, आज मेरी बहन की शादी है और इस शादी ब्याह के समय में अपनी बहन की शादी में कोई अड़चन नहीं डालना चाहती हूँ। और वैसे भी जब मैंने तुम्हें कहा है कि दीदी की शादी होने के बाद मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवा दूंगी, तो तुम क्यों नहीं मानते? चलो कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलवाओ या ना मिलवाओ, आज तो मेरी मुलाकात सभी से हो ही जानी है। आखिर मैं दूल्हे का छोटा भाई जो हूँ। अनुज प्लीज ना, आज कुछ नहीं। अनुज और गीता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी ये सारी बातें सुनते हुए रानी यानी गीता की भाभी आ जाती है और उससे कहती है, गीता किससे बात कर रही हो तुम? और ये प्लीज बोलकर तुम किससे रिक्वेस्ट कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। देखो गीता, मैंने सारी बात सुन ली है, तो अब मुझे शांति से सारी बात बता दो, क्योंकि आज में दूसरी ननद की भी शादी है और उसकी बारात आने वाली है, तो मैं अपनी ननद की बारात में कोई हंगामा नहीं चाहती, इसलिए मुझे बता दो। अरे भाभी, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, ना ही मैं किसी से बात कर रही थी और वो तो बस यूं ही। बार बार पूछने पर भी गीता अपनी भाभी को कुछ नहीं बता रही थी और इसलिए रानी गीता का फोन उसके हाथों से ले लेती है और फोन पर अनुज से बात करती है। हेलो कौन? नमस्ते भाभी जी, मैं और गीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये अपने घर वालों को बताने से डरती है। उसको लगता है ना कि आप लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। भाभी, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ना शायद आप मुझे बहुत जल्द जानने वाली हैं। रानी उसकी पूरी बात सुनती है। रानी उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रेणुका उसे आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। रानी जाते वक्त गीता से कहती है, गीता, इस बारे में मैं तुमसे बात करूंगी, पर याद रहे कि यह बारात नीचे खड़ी है और मेरी ननद की बारात में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। बारात आ गई, इसका मतलब है कि अनुज भी आ गया है। हे भगवान, आज बस ये कोई ऐसी वैसी हरकत न करे। गीता अपनी भाभी की बात का कोई जवाब नहीं देती और वो भी बारात का स्वागत करने दरवाजे पर चली जाती है। बारातियों का स्वागत काफी अच्छे से होता है और सीता अपने दूल्हे के साथ जयमाला के लिए स्टेज पर आती है, तो वहीं अनुज और गीता डांस स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे डांस करता हुआ देख लोग आपस में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। अनुज और गीता डांस कर रहे थे। अनुज गीता को कभी कमर से पकड़ता तो कभी उसके रुपट्टे को खींचता और ये सब कुछ गीता का भाई रोहित देख लेता है, जिसके बाद अब वो भी स्टेज पर आ जाता है और अपनी बहन को साइड करके अनुज को एक जोरदार चाटा मारता है। ये देखकर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अब लड़की और लड़के वालों के बीच में हाथापाई होने लगती है। इस तरह सीता की शादी में हंगामा हो जाता है। ये देख रानी अपने पति को रोकते हुए कहती है, रोहित जी, क्या हुआ? इस तरह क्यों लड़ाई कर रहे हो और आप इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसने मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश की है, उसके साथ डांस कर रहा था। तो डांस ही तो कर रहा था, बस इसमें बुराई ही क्या है? बुराई ये है कि ये कभी उसकी कमर पकड़ रहा था तो कभी उसका दुपट्टा। मेरा तो मन करता है इसको मार ही दूं, जो ये इस तरह इसके साथ डांस कर रही थी। रोहित की ये बात सुनकर अब रानी समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि अनुज है और अब वो अनुज से कहती है, तुम अनुज हो? जी भाभी। रानी, तुम इसको कैसे जानती हो? मैं इसको कैसे जानती हूँ?
अरे इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार अपनी बहन से तो पूछ लेते कि ये है कौन और इसके साथ ही ऐसे डांस क्यों कर रही है। इस बारात में हंगामा करने वाला ये अकेला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी शामिल है। गीता, तुम अपने भैया को सब कुछ खुद बताओगी या मैं बताऊं? सभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी दूल्हा आ जाता है और अनुज को देखकर रोहित से कहता है, रोहित भैया, आपने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया और आपकी हिम्मत कैसे होगी मेरे भाई पर हाथ उठाने की? ये तुम्हारा भाई है? जी हाँ, ये मेरा भाई है। गीता, अनुज? हाँ, अनुज जीजा जी का भाई है भाभी। अरे क्या चल रहा है ये? रोहित की बात सुनकर गीता अपने भाई को सब बता देती है, जिसके बाद रोहित को अपनी गलती पर अफसोस होता है और वो अनुज से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अनुज, मैंने तुम्हें ना जाने कितना गलत समझ लिया था। नहीं जानता था कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। कोई बात नहीं भैया, जो मार मुझे पड़नी थी ना वो अभी पड़ गई, इसलिए अब मैं ना पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मेरी शादी तो गीता से ही होगी। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। सोनी अपनी बेटी सुधा और सास करुणा के साथ रहा करती थी। सोनी के पति की मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी सोनी पर आ जाती है। सोनी एक ठेले पर रोटियां बना बना कर बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती। ऐसे ही एक दिन सोनी की सास करुणा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अपनी सास को बीमार देखकर सोनी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सास के पास बैठकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अभी कुछ समय पहले रघु जी चल बसे और अब माँ। पर कोई बात नहीं, मैं माँ का इलाज करवाऊंगी। जो मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं उनको ही मैं इस्तेमाल करूंगी। सोनी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास अपनी आंखें खोलती है और अपनी बहू की बातें सुनकर उससे कहती है, बहू तो मेरे ऊपर पैसे क्यों खर्च रही है? वैसे भी मैं ज्यादा समय नहीं जीने वाली। माँ, आप उठी हैं? हाँ बहू, मैं उठी हुई हूँ। मैं तो बस अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, पर जब तेरी बातें सुनी तो मैंने अपनी आंखें खोल ली। लेकिन बहू, ये जो तू पैसे खर्चने की बात कर रही है, ये तो तूने सुधा की फीस जमा करने के लिए जोड़े हैं ना? हाँ माँ, ये पैसे सुधा की पढ़ाई के लिए हैं, पर अभी उसकी पढ़ाई से ज्यादा आपकी तबीयत जरूरी है, इसलिए मैं पहले आपका इलाज करवाऊंगी। सोनी अपनी सास को आगे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप डॉक्टर के पास चली जाती है। थोड़ी देर में जब डॉक्टर आती है तो डॉक्टर उसकी सास का चेकअप करने के बाद कहती है, सोनी जी, आपकी सास को कोल्ड हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि एक बुजुर्ग को ठंड लगना कितनी बड़ी बात है। अगर इन्हें ठंड लग जाए तो ये जल्दी ठीक नहीं होते। डॉक्टर साहब, फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सास बहुत जल्दी ठीक हो जाएं? इनके खाने पीने पर ध्यान देना और मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। आप इन्हें समय समय पर दवाइयाँ देते रहना, साथ ही इनको हीटर के पास रखना। पर मेरे पास तो हीटर है ही नहीं और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी सास के लिए हीटर लेकर आ जाऊं। कोई बात नहीं, अगर आपके घर हीटर नहीं है तो आप सूखी लकड़ियाँ भी जलाकर अपनी सास को हीटिंग दे सकती हैं। डॉक्टर अब सोनी के हाथों में दवाइयों की पर्ची देकर चली जाती है। तो वहीं अब सोनी भी अपनी सास के सामने सूखी लकड़ियाँ जलाकर रख देती है और अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, सुधा बेटा, ये आग मैंने जलाई है, जरा तुम अपनी दादी के पास रहो, मैं तुम्हारी दादी के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। और हाँ, इस आग से खेलना नहीं, अपनी दादी का ख्याल रखना, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें दे देना। मम्मी जी, जरा आप भी सुधा पर ध्यान देना कि कहीं आग के साथ खेलने ना लगे। तू चिंता मत कर बहू। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। सुधा और करुणा की बातें सुनकर सोनी को सुकून मिलता है और वो बाहर अपनी सास के लिए दवाइयाँ लेने चली जाती है। अब जब वो दवाइयाँ लेती है तब उसके पास बिल्कुल थोड़े से पैसे बचते हैं। ये देखकर सोनी खुद से कहती है, ये तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं। मैंने तो सोचा था कि थोड़े ज्यादा पैसे बचेंगे तो मैं माँ के लिए कुछ फल फ्रूट्स भी ले आऊंगी, पर ये तो बस 100 रुपए ही बचे हैं, इनमें घर कैसे चलेगा? सोनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपनी सास के लिए फ्रूट्स लेना चाहती थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो वहीं सुधा के स्कूल की फीस भी देनी थी, साथ ही घर के खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए थे। पर इन सभी को साइड में करके सोनी अपनी सास को जल्दी ठीक करने के लिए फल ले जाती है। अब क्या था, एक तरफ सोनी बाहर अपने ठेले पर रोटियां बनाकर बेचा करती और सोनी की रोटियां गर्म और मुलायम हुआ करती,
बस इसीलिए अब उसके ग्राहक बंधे जा रहे थे और हर रोज उसके ग्राहक उसके पास रोटी सब्जी खाने आया करते। समय गुजरता है। समय के साथ करुणा बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वहीं सोनी शाम को जब घर आती है तब सुधा अपनी माँ सोनी से कहती है, माँ आप जानती हो हमारे स्कूल के पास एक पिज्जा पॉइंट खुला है। माँ मुझे वहाँ का पिज्जा खाना है। माँ मुझे एक पिज्जा खिला दो ना। बेटा ये पिज्जा क्या होता है? मैंने तो देखा भी नहीं है इस अजीब सी नाम की चीज को। माँ ये बहुत फेमस हो रहा है। आप मुझे कल ये पिज्जा खिला देना और उसी समय आप देख भी लेना और टेस्ट भी कर लेना। बेटा अभी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन में जब पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ये पिज्जा खिला दूंगी। अब जैसे तैसे सोनी सुधा को समझा देती है, पर ये पिज्जा था क्या, कैसे बनता है, बस यही जानने के लिए अगले ही दिन सोनी सुधा के स्कूल के पास के पिज्जा पॉइंट पर जाती है, जहां वो देखती है कि उस दुकान पर काफी भीड़ है। ये देखकर सोनी खुद से कहती है, बाप रे बाप, यहाँ कितनी भीड़ है। जरा मैं भी तो देखूं ऐसी भी क्या चीज है जो इधर इतनी भीड़ हो रही है। आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद सोनी का नंबर आ ही जाता है, जहां वो देखती है कि एक इंसान ऑर्डर ले रहा है तो दूसरा इंसान उस ऑर्डर को ग्राहकों तक पहुंचा रहा है। ये देखकर सोनी पिज्जा के रेट पूछती है। भैया इसका रेट क्या है? बहन 299। अब बताओ आपको कितना दूं? हे भगवान, ये कितना महंगा है। भैया इसे छोटा नहीं मिलेगा क्या? हाँ बहन, इससे छोटा पिज्जा 160 का है। अच्छा ठीक है, आप मुझे वही दे दो। थोड़ी देर बाद सोनी का पिज्जा सोनी के पास पहुंचता है। अब जब वो जैसे ही उसको खाती है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देख सोनी खुद से कहती है, अरे ये तो मामूली सी ब्रेड पर कुछ सब्जियां डाली हुई हैं। ये तो बनाना बहुत आसान है, मैं तो इसे घर पर भी बना सकती हूँ। ये सोचकर सोनी उस पिज्जा को लेकर पैक करवा कर घर लाती है और अपनी बेटी को खिला देती है। पिज्जा खाने के बाद सुधा काफी खुश हो जाती है और इस तरह अब सुधा की डिमांड बढ़ती जाती है। पर सोनी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सुधा के लिए पिज्जा नहीं लाती। ये देखकर सुधा गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती सिवाय पिज्जा के, और आप वो भी नहीं लाई। जाओ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सोनी सुधा को आवाज लगाती रह जाती है, पर सुधा अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि सोनी अपनी बेटी सुधा से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो उसे नाराज नहीं देख पाती और उसकी नाराजगी खत्म करने के लिए कुछ हरी सब्जियाँ और पिज्जा सॉस और कुछ जरूरी सामान लेकर वो बाजार से आती है और अपने हाथों से पिज्जा बनाने की सोचती है। तभी करुणा आती है और उसको ऐसे देखकर उसकी सास उससे कहती है, ये तो क्या कर रही है बहू, इतनी तरह की सब्जियां और इतनी सारी चटनी, क्या है ये सब बहू? माँ जब मैं पिज्जा लेने गई थी तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि पिज्जा बनाना कितना आसान होता है। हम जो बाहर का पिज्जा खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छी चीज खिलाऊंगी। बस मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। तू भी ना बहू, ना जाने किस झमेले में पड़ जाती है। कुछ दिन में सुधा सब भूल जाती। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इन सब के चक्कर में तूने 2 दिन से रोटी सब्जी का ठेला नहीं लगाया। अगर यही चलता रहा तो कैसे चलेगा? करुणा अपनी बहू को बहुत रोकती है, पर सोनी अपनी सास की एक नहीं सुनती और पिज्जा बनाने में ध्यान देती है। अब सोनी अपने घर की कुछ सब्जियां और पिज्जा सॉस की मदद से तवे पर ही रोटी के जरिए पिज्जा बना लेती है, जो वो अपनी बेटी को खाने के लिए देती है। वो पिज्जा सुधा को काफी पसंद आता है और अब सुधा उस पिज्जा को अपने दोस्तों को भी खिलाती है। सभी को उसके हाथों का पिज्जा बहुत पसंद आता है। बच्चे अब पैसे देकर सोनी से ही पिज्जा बनवाया करते। ये देख सोनी को एक आइडिया आता है और वो अपनी सास को कहती है, मम्मी जी मैं सोच रही थी कि मेरे पुराने ग्राहक हमेशा मुझसे सामान लेते हैं, साथ ही अब बच्चों की भी डिमांड बढ़ गई है। क्यों ना मैं एक छोटा सा ढाबा खोल लूं, जिसमें रोटी सब्जी तो होगी, साथ ही उस ढाबे में हेल्दी पिज्जा भी होगा। उस पिज्जा से ना तो किसी को कोई नुकसान होगा और ना ही लोग बाहर से पिज्जा लेंगे। बहू तेरा आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, पर पैसे? माँ मेरी शादी के कुछ गहने हैं, मैं उन्हें गिरवी रख देती हूँ। जब मेरा पिज्जा ढाबा चल जाएगा
तो मैं उन्हें छुड़वा लूंगी। सोनी की बात से करुणा सहमत होती है और अब सोनी करती भी कुछ ऐसा ही है और अब सोनी का पिज्जा ढाबा काफी अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे अब सोनी की कंडीशन पहले से काफी ठीक हो जाती है और बहुत जल्द सोनी अपने गहनों को भी छुड़वा लेती है। मधु अपने पगफेरे की रस्म के लिए मायके गई हुई थी, लेकिन मायके जाने के दौरान ही उसके पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इस हादसे से मधु का रो रो कर ही बुरा हाल हो रहा था। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने ससुराल जाती है। अपने ससुराल में कदम रखती है, तभी मधु की सास अनीता मधु को रोकते हुए कहती है, वहीं रुक, तेरे ये कदम मेरे घर में जैसे ही पड़े मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, आप मुझे क्यों बोल रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो इसमें सारी मेरी ही है ना। मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया। काश मैं अपनी इस गलती को सुधार सकती। मेरा बेटा काश वापस आ सकता। माँ जी, अंजलि दी कहाँ है? आप मेरी बात तो सुनने को तैयार नहीं हो। कम से कम अंजलि दीदी की बात तो सुन ही लोगी। अरे तुझे तो शर्म नहीं आती? पहले तो मेरा बेटा खा गई और अब मेरी बेटी को ढूंढ रही है। अनीता अपनी बहू मधु को अपने बेटे के जाने का जिम्मेदार बता रही थी। तभी वहाँ मधु की ननद अंजलि आती है और कहती है, माँ आप क्यों भाभी को बोल रही हो? भाभी की तो अभी हाथों की मेहंदी भी हल्की नहीं हुई है कि उन्हें भैया छोड़कर चले गए। अब उनका इस हालत में हम ही साथ नहीं देंगे तो उनका क्या हाल होगा? तेरी ये भाभी है जिसके आने के बाद तेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। सुहागन थी तब ऐसे कदम निकले इसके, अब तो ये विधवा हो गई है। पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटेगा अब। माँ बस भी करो, अब भाभी को आप ही ऐसे बोलोगे तो बाहर वाले तो उन्हें ताने देकर ही मार देंगे। कोई बात नहीं अंजलि दीदी, माँ जी के दिल में अभी गुस्सा है। बेटे को अभी अभी खोया है, बहुत दुख है उनके मन में। कोई बात नहीं, अगर माँ जी मेरे ऊपर अपनी भड़ास निकाल रही हैं तो निकालने दीजिए। मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब पता नहीं क्या खा के मानेगी, पता नहीं अब क्या क्या खाएगी। माँ बस भी करो। अरे भाभी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप उन्हें कुछ भी बोलती ही जाओ। जरा उनकी भी तो हालत समझो ना, उन्होंने भी तो अपना पति खोया है। अब बोलने और सुनने को बचा ही क्या है? मेरा बेटा तो चला ही गया ना। माँ जी, आपके मन में मुझे लेकर जितनी भी भड़ास है ना, वो सारी भड़ास आप निकाल लीजिए। भाभी आप माँ की बातें क्यों सुन रही हो? चलो आप अभी अभी अपने मायके से आई हो और अभी अभी माँ के ताने सुन रही हो। चलो मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, थोड़ा आराम कर लेना। अनीता अपने बेटे के जाने का सारा इल्जाम मधु पर डाल देती है और मधु भी बेचारी क्या करती, चुपचाप अपनी सास की बातें सुन रही थी। धीरे धीरे दिन तो निकल रहे थे, लेकिन अनीता के ताने कम नहीं हो रहे थे। वो छोटी छोटी बातों को लेकर मधु को ताने दिया करती। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी पड़ोसन रमा के साथ अपने घर में बैठकर आराम से बातें कर रही थी। तभी वहाँ बाजार से सब्जियां लेकर मधु आती है। मधु के घर में आते ही अनीता रमा से कहती है, लो मेरी विधवा बहू के कदम पड़ गए फिर से मेरे घर में। मुझे तो ये लगता है कि जब ये घर में रहती है तब कुछ बुरा होता है, और जब ये घर से बाहर होती है तो इसके कदम पड़ते ही कुछ बुरा होता है। अनीता क्यों अपनी विधवा बहू को ताने दे रही है? अभी अभी पति खोया है उस बेचारी ने। इसकी तो किस्मत ही ऐसी है। मुझे तो खुद पर अफसोस होता है कि क्यों मैं अपने हंसते खेलते घर में इस मनहूस को बहू बना कर ले आई। अब इन सब चीजों में इस बेचारी का क्या दोष है? इसके साथ तो खुद ही बुरा हुआ है ना। अरे तू इसे नहीं जानती है, इसलिए इसकी इतनी तरफदारी कर रही है, लेकिन इसके बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अब तो ये मुझे मेरी बेटी से भी दूर कर रही है। माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? और मैं क्यों करूँगी भला ये सब? अब इसमें मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ? जब देखो तब मेरी बेटी अपनी भाभी के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे ननद भाभी है वो दोनों। अब वो दोनों आपस में बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तू भी ना अनीता। इसी बात का तो दुख है मुझे, कहीं मेरी बेटी को भी कुछ ना हो जाए। मुझे मेरी बहू के कदमों पर पूरा भरोसा है। ये हमेशा जब भी आती है कुछ ना कुछ बुरा होता है। अनीता अपनी पड़ोसन के आगे अपनी बहू को भला बुरा बोल ही रही थी कि इतने में अंजलि मुंह लटकाते हुए घर आती है और अंजलि को ऐसे देखकर मधु उसके पास जाकर कहती है, अंजलि दीदी, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो मेरी नौकरी चली गई, मुझे मेरे सर ने काम से निकाल दिया है। ये सब इस विधवा बहू के कदमों की वजह से हुआ है, वरना जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? मेरी बेटी बेचारी, उसकी नौकरी चली गई। माँ, मेरी नौकरी के जाने में भाभी की क्या गलती है? नौकरी मेरी ही किसी गलती की वजह से गई है ना।
अंजलि सही बोल रही है। और रही बात नौकरी की ना, वो आज गई है, कल उस नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस तू अपनी बहू को कोसना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मेरी विधवा बहू इस घर में रहेगी ना, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये बात मैं लिख कर देती हूँ। कुंडली मार कर बैठ गई है ये हम लोगों के घर में। अनीता मधु के लिए उल्टा सीधा बोले जा रही थी और बोलने से पहले कुछ सोच तक नहीं रही थी। सभी लोग अनीता को समझाते हैं, लेकिन अनीता किसी की बात को नहीं मानती। वो अपनी बहू और उसके कदमों को लेकर हमेशा उसे सुनाती। कुछ दिनों बाद अंजलि और अनीता बातें कर रहे थे, तभी वहाँ अनीता कहती है, जो रिश्ता हो जाता वो बस मेरी विधवा बहू के कदमों की वजह से ही नहीं हुआ। माँ ऐसा नहीं है, वो तो आप ही मेरी मांगलिक होने की बात उन लोगों से छुपा रही थी। अब उन्हें कहीं और से पता चल गई, फिर तो वो मना करेंगे ही ना शादी के लिए। तो मैंने तो तेरे भले के लिए ही बात छुपाई थी ना। और लड़के वालों को ये पता चलता कि तू मांगलिक है तो तेरी शादी ही नहीं होती। माँ जो भी हुआ ठीक ही हुआ, इसलिए आप भाभी को कुछ मत बोलो। तेरी भाभी की वजह से ही तो सब हुआ है। ना ही वो हमारे घर में आती, ना ही मेरा बेटा जाता, और ना ही तेरा रिश्ता टूटता। उसके कदम ही हमारे घर में पड़े है ना, जब से ही खुशियाँ चली गई। अनीता और अंजलि की सारी बातें मधु सुन लेती है। मधु को ये सब सुनने के बाद बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और अनीता अपनी बेटी की शादी टूटने का दोष भी अपनी बहू को देती है। अनीता मधु से बहुत चिढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद रमा अनीता के घर आती है और बोलती है, अरे अनीता, मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है कल, तू अपने पूरे परिवार के साथ आ जाइयो। ठीक है, मैं और अंजलि हम दोनों आ जाएंगे। अरे मैंने बोला है कि परिवार के साथ आइयो, ये नहीं कहा कि बस बेटी के साथ आना। अपनी बहू को भी लेकर आइयो, वो बाहर आएगी तो थोड़ा उसे भी अच्छा लगेगा ना। तू कैसी बातें कर रही है? इतना शुभ काम हो रहा है और तेरे घर में मेरी विधवा बहू के कदम पड़ेंगे तो कुछ बुरा भी तो हो सकता है ना। देख, ये तो तेरी सोच है, लेकिन ये सब बातें मैं नहीं मानती। और मुझे अच्छा लगेगा कि तू अपनी बहू और बेटी दोनों के साथ मेरे घर आए, इसलिए मेरी बात मान ले और दोनों के साथ आइयो। रमा की बात सुनकर अनीता अगले दिन अपनी बहू और बेटी के साथ रमा की बहू की गोद भराई की रस्म में जाती है। वहाँ जाने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ देर बाद अचानक से रमा की बहू मीनाक्षी को चक्कर आ जाता है और वो जैसे ही गिर रही थी तभी मधु वहाँ आकर उसे संभालती है, जिसके बाद सब मीनाक्षी को आराम से बैठाकर पानी पिलाते हैं। जैसे ही मीनाक्षी थोड़ा ठीक महसूस करने लगती है तो अनीता कहती है, देख लिया क्या हो रहा है, इसलिए मैं मना कर रही थी कि मेरी विधवा बहू को मत बुला। माँ जी, आज जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी वजह से ही सब हुआ है। अगर तू नहीं आई होती तो कुछ नहीं होता, हादसा होते होते रह गया। मैं तो अब भी यही बोलूंगी रमा कि मेरी बात मान और इसे यहाँ से भेज दे। आंटी जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन चक्कर मुझे इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अगर मधु दीदी ने मुझे संभाला नहीं होता तो जरूर कोई हादसा हो जाता। मीनाक्षी की सारी बातें सुनने के बाद अनीता को अपनी गलती समझ में आती है और रमा भी अनीता से कहती है, तेरी बहू के कदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस तूने अपने मन में सोच बना रखी है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे आज तक ना जाने क्या क्या बोला और तू हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचती रही। छोटे से हादसे से अनीता को अपनी गलती समझ आई थी और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। उसके बाद कभी भी अनीता अपनी विधवा बहू के कदमों को बुरा नहीं बोलती।